नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी देश के दिल्ली की, आधी आबादी की यानी कि महिलाओं की, विधानसभा चुनाव की, चुनावी वादों की, इरादों की, और दिल्ली का दिल किसके लिए धड़क रहा है। लेकिन खास हम तवज्जो देने वाले हैं आज महिलाओं पर। यह आधी आबादी ही तय कर रही है क्या चुनावी नतीजे। और पिछले कुछ चुनावों पर अगर हम नजर डालें, और यह सिलसिला दरअसल शुरू हुआ था पिछले साल, यही दिसंबर का महीना था, मध्य प्रदेश। अजब गजब, मध्य प्रदेश ने एक चीज साफ कर दी। वहां पर चुनाव से पहले लग रहा था कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है, थाली में सजी हुई जीत परोसी दिख रही थी। लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी, और बाद में विश्लेषण भी इसका हुआ, वो थी लाडली बहन योजना। मामा का अवतार धारण किए हुए शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की नब्ज पकड़ ली और चुनाव जीत गए। फिर हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र तो खासकर, और झारखंड। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी चुनाव जीत गई, झारखंड में इंडिया जीते। लाडकी बहन योजना ने, महाविकास अघाड़ी मैंने गलत कह दिया, महायुति जीत गई। महायुति ने वहां जीत हासिल की, यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन। और इंडिया गठबंधन ने मैया सम्मान योजना ने जो नींव दी, चुनाव का जो आधार दिया, उसके चलते जीत हासिल कर ली। अब अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक चुनावी वादे इरादे अपने जाहिर कर रहे हैं, और महिलाओं को लेकर आज एक और घोषणा कर दी, 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। तो दिल किसके लिए धड़क रहा है और भरोसा किस पर करेगी दिल्ली की जनता। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में पारा तो लगातार गिर रहा है, लेकिन चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, और वादों इरादों की एक झड़ी भी लगा दी गई है। पिछली दफा जब चुनाव हुए थे 2020 में, उससे पहले एक फिल्म आई थी, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, और मैंने अरविंद केजरीवाल, तब वो मुख्यमंत्री थे, मैंने सवाल भी पूछा था कि चुनाव आते ही ये रॉकेट सिंह की तरह रॉकेट बन जाते हैं आप, घोषणाओं के रॉकेट चलाने लगते हैं, द ग्रेट इंडियन सेल लग जाती है चुनाव में। ये तब अरविंद केजरीवाल से पूछा था, अब तो ये हर चुनाव में हर जगह लागू हो रहा है। ले जा फ्री में ले जा, एक पे एक फ्री ले जा। उसी तर्ज पर नेता भी कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई किसी को 2000 रुपए दे रहा है, कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, कोई शिक्षा मुफ्त करने की बात कर रहा है। और इसमें आजकल केंद्र बिंदु में आ गई है आधी आबादी, यानी कि महिलाएं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, वो तो महाराष्ट्र और झारखंड में ये तय भी हुआ कि चुनाव जीती जो पार्टियां, उन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में कैसे कामयाबी हासिल की। उसी तर्ज पर अब अरविंद केजरीवाल आज ही घोषणा की महिला सम्मान योजना की, और इसके तहत वो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। पहले ये 1000 रुपए की बात थी, अब वो कह रहे हैं ना जी 2100 रुपए देंगे। और कल से ही इस योजना का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण शुरू हो जाएगा। 35 से 40 लाख महिलाओं को फायदा होने वाला है। तो इसको अवेल कौन कर सकता है, फायदा किसे किसे होगा? जो महिला दिल्ली की वोटर हो, आयकर दाता ना हो, और कोई पेंशन ना मिल रही हो, और महिलाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंच जाएंगे आपके घर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। होम सर्विस होगी। अब इससे जो भार बढ़ेगा बजट पर, उस पर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन महिलाओं के साथ साथ बाकी वर्गों को भी ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल नजरअंदाज कर रहे हैं।
ऑटो चालकों से भी वादा किया है। आपको ध्यान होगा, ऑटो चालक बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के। मैं भी केजरीवाल और झाड़ू लगे हुए पोस्टर्स वो पीछे ऑटो के, आम बात थी दिल्ली की सड़कों पर वो नाराज भी हुए। तो उनको साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेटी की शादी के लिए, अब ये ध्यान गौर कीजिएगा, यहां भी महिलाओं को साधने की कोशिश है कि आपकी बेटी की शादी के लिए हम 1 लाख रुपए देंगे, कन्यादान सरकार करेगी, वर्दी के लिए 2,500 रुपए देंगे, 10 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, और बच्चों की कोचिंग भी कराएंगे। यह दूसरा वर्ग। फिर बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर जो है अनलिमिटेड मुफ्त इलाज, कोई सीमा नहीं। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है उसका भाई आप फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं, दिल्ली में वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी काट निकालते दिखे हैं अरविंद केजरीवाल। और फिर अभी अंबेडकर पर जो घमासान मचा हुआ है कि अंबेडकर का अपमान कर दिया, तो एक एआई वीडियो भी वायरल कर दिया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आशीर्वाद देते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। मुद्दा उन्होंने लपक लिया है और साथ ही साथ जो दलित छात्र हैं उनको अंबेडकर स्कॉलरशिप का भी ऐलान कर दिया। यानी कि वादों इरादों की एक झड़ी लगा दी है। अब सवाल होता है भरोसे का, और सवाल होता है पैसा भी है क्या। मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो जो अरविंद केजरीवाल, ये महिला सम्मान की ही जो बात है, 1,000 करोड़ रुपए तो महीने में ही लग जाएंगे, 12,000 करोड़ रुपए। कुल बजट लगभग 70,000 करोड़ का होता है दिल्ली का, 12,000 करोड़ तो इसी में चले जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा तो सरप्लस बजट है, तो हमने इसकी तस्दीक की और इसमें बात तो सही है। 70,000 करोड़ रुपए का कुल 71,086 करोड़, एग्जैक्ट फिगर में दे देता हूं, इतना खर्च किया। और पिछले साल तो फिस्कल सरप्लस, यानी कि जितना खर्च हुआ उससे ज्यादा की कमाई कर ली दिल्ली ने। लेकिन इस बार फिस्कल डेफिसिट 6,565 करोड़ तक की आशंका भी लगाई जा रही है। हालांकि रेवेन्यू सरप्लस थे पिछली बार 3,231 करोड़ का। पर पंजाब का उदाहरण है भाई, ये दिल्ली मॉडल वहां लगाया ना, और पंजाब में भी सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, तो जो 2,59,000 करोड़ का वहां पर सरकार पर कर्ज था 2021 में, वो बढ़कर 3,51,000 करोड़ हो चुका है। 91,864 करोड़ का खर्चा बढ़ गया है। और बाकी राज्यों पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो लाडकी बहन योजना है, आपने वो लागू की, उसका फायदा भी उठाया, लेकिन अब वहां पर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं मुश्किल आ रही है, पैसा उसका बंदोबस्त करने में मुश्किल आ रही है। इस बात की ओर इशारा किया है आरबीआई ने भी। पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट आई, आरबीआई ने कहा कि कब तक मुफ्त की सुविधाएं देते रहोगे, रोजगार बनाने पर ध्यान दीजिए। ये 1,000 रुपए बांट दिए, 2,100 रुपए बांट दिए, फ्री में बिजली दे दी, फ्री में शिक्षा दे दी, फ्री में अनाज का जिक्र नहीं किया। हालांकि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज देने की नौबत भी है क्या? और क्या देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं कि उन्हें अनाज नहीं दिया गया तो वो भूखे पेट सोएंगे? और इससे चुनावी फायदा तो होता है
केंद्र में जो होता दिखाया है बीजेपी को। इसीलिए 31 दिसंबर 2028 तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया। ये तो कोरोना काल के लिए, उस आफत काल के लिए, उस संक्रमण काल के लिए थी ये योजना। अब आरबीआई कह रहा है मुफ्त बिजली, कर्ज माफी जैसी सुविधाएं ना दे, फ्री की रेवड़ियां बुनियादी ढांचे के लिए खतरनाक हैं, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। पर चुनावी नतीजों पर सकारात्मक असर है क्या? और सीधे जब खटाखट पैसे डलते हैं तो फटाफट वोट मिलते दिखाई भी देते हैं क्या? और उसी राह पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं और इसमें एक इनहेरेंट एडवांटेज सत्ताधारी दल को मिल जाता है क्या? यह बहुत ही अहम सवाल मैं यहां पर उठा रहा हूं। भाई, महायुति की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो जहां वो सिर्फ 18 सीट जीत पाए 48 में से लोकसभा में, वहां 235 का आंकड़ा पकड़ लिया 288 में से। अकेले बीजेपी भी महाविकास अघाड़ी की कुल सीटों से दोगुनी सीटें ले गई लाडकी बहन योजना की बिना पर। 56 सीटें 81 में से इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन जीत गए झारखंड में मैया सम्मान योजना के चलते। क्योंकि जो सरकार में है वो देता हुआ जब दिखता है तो भरोसा, जाहिर सी बात है, वोटर का उस पर ज्यादा हो जाता है। ये अनफेयर एडवांटेज भी हो जाती है क्या? और इस खेल के बड़े खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल हैं क्या? वो ये समझ रहे हैं क्या? इसीलिए फ्रंट फुट पर आकर और एक के बाद एक रेवड़ी वो बांटे जा रहे हैं। और कि जी मुझसे सवाल पूछोगे, मेरा तो सरप्लस है बजट, केंद्र सरकार से पूछ लीजिए ना। 185 लाख करोड़ का कुल मिलाकर सिर्फ केंद्र सरकार का कर्ज हो गया है। वैसे तो 225 लाख करोड़ से ऊपर का देश पर कर्ज हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महिला सम्मान तय करेगा दिल्ली का घमासान और तेरा वादा मेरा वादा, चुनाव जीतने का इरादा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हरिशंकर गुप्ता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो जैस्मीन शाह रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर बन गए हैं। 1000 रुपए से काम बनता नहीं दिखा। महिला सम्मान उस पर लगा कि नहीं बात नहीं बनेगी, 2100 रुपए पर आ गए। संदीप जी, मैं सुन रहा था आपका जो पूरा विश्लेषण था, और आप बार बार हम पे आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत काम कर रहे हैं लोगों के लिए। शिक्षा में अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जो अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम है। स्वास्थ्य में आगे जाके बढ़ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सारे 60 साल से ऊपर के आयु के बुजुर्गों का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ऐलान कर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हाँ, हम दोषी हैं, हम काम करने के दोषी हैं। हमारी राजनीति का जन्म ही काम से हुआ था। पिछले 10 साल अगर कोई पूंजी या इज्जत आम आदमी पार्टी ने कमाई है, वो अपने काम के बलबूते पे। आज दिल्ली नहीं, देश का हर व्यक्ति जानता है कि दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आई। क्यों आई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 25% अपने बजट का शिक्षा में निवेश किया। स्पेंड नहीं किया, हम कहते हैं इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली हेल्थ में हम 15% अपना बजट हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं। और ये बाकी सारी जो सुख सुविधाएं हम देते हैं, वो जो होता है वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम मुनाफे का बजट, आपने ही कहा कि सरप्लस बजट हम चला रहे हैं। इस बार पर तो आप ये घाटे में जा रहे हैं, और घाटा एक बार तो शुरू होता है, वो चक्रवर्ती ब्याज का जो घल्लू घारा होता है, उसमें एक बार फंसे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं जैस्मिन। ना, मैं बिल्कुल जानता हूं, लेकिन मैं आपके दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रख दूं कि अगर इस देश में सबसे कम कर्ज लेने वाली अगर सरकार कोई है, वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है। और सबसे ज्यादा लोगों को सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास पब्लिक सर्विसेज देने वाली सरकार है, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे संदीप जी कि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम सरकार का बजट को कैसे थोड़ा सा ठीक ठाक चलाएं। थोड़ा आप हमारा जो समझाइए जैस्मिन। अभी मैंने आपकी बात, 10 साल से आपकी सरकार है, वो तो आप खुद भी कह रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो मतलब 10 साल में महिलाओं का सम्मान नहीं किया आपने।
10 साल बाद पहले 1,000 फिर 2,100 रुपए देने की नौबत आ गई, तभी सम्मान कायम होगा महिलाओं का। मतलब अभी संदीप जी, सम्मानजनक स्थिति में महिलाएं नहीं थी 10 साल आपका राज में। संदीप जी, देखिए, ये जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का जो मुहिम है या जो हमारा विजन है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम पिछले 10 सालों में हमने कई अनेक ऐसे काम किए। देखिए, भाजपा की सरकार चुनाव के पहले केवल एक शगुफा छोड़ देती है कि महिलाओं के लिए हम सम्मान राशि जारी करेंगे, वो शगुफा होता है। हमने तो बुनियादी काम किए हैं ना। शिक्षा पे काम किया। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि 2/3 पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक के केवल महिलाएं हैं। ये सुविधा हमने दी है पिछले 10 सालों में। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त पहले किसने करी? 2019 में आम आदमी पार्टी ने करी, फिर देश की कई अन्य राज्यों ने की। तो हमारे के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और अब उस क्योंकि अभी हमारा प्रोसेस में बजट ये अलाउ कितने करता गति है। अवरोधक आते हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। बस यात्रा की आपने बात की, बस मार्शल्स की नियुक्ति थी, वो 10,000 लिए गए थे, वो रेगुलर नहीं हो पाए, वो अभी भी उसके लिए आंदोलित भी होते घूम रहे हैं। और जो कुछ कुछ जो बस मार्शल्स अभी काम कर भी रहे हैं, 3 महीने से वो कह रहे हैं नौकरी, हमारी तनख्वाह तो मिलती नहीं, पगार तो वक्त पर मिल नहीं रही। सिर्फ वादा कर देने से क्या भला हो जाएगा? संदीप जी, आप बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में कुछ ताकतें हमारे पास है और कुछ ताकतें केंद्र के एलजी साहब के पास हैं। हमने बस यात्रा कभी भी जो हमने जब से मुफ्त घोषणा करी, वो अब तब से मुफ्त ही चल रहा है। कुल मैं आपको आंकड़ा बता दूं, 170 करोड़ 170 करोड़ पिंक टिकट्स आज की तारीख में दिल्ली में इशू हो चुकी है। अब बस मार्शल्स की नियुक्ति, उनकी नौकरी का पूरा मुद्दा हम सबको पता है। सर्विसेज का पूरा मैटर सेंटर के अंदर आता है, एलजी के अंदर आता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति की। 10,000 बस मार्शलों की नौकरी चली गई है। यहाँ पे चुनी हुई सरकार कैबिनेट में पास करके बार बार एलजी साहब को भेज रही है कि इनको इनको आप एलजी पक्का साहब कर तो दीजिए। वीडियो जारी कर एलजी रहे साहब हैं, कर ही नहीं कूड़ों रहे। का अंबार लगा हुआ है, पानी रुका हुआ है, एलजी साहब तो वही तो वो बात है वीडियो ना जारी कर संदीप जी, रहे इसे हैं। बोलते हैं। संदीप जी, इसे बोलते हैं शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। आपके पास जो जिम्मेदारी, आप वो काम करोगे नहीं। जब हम सवाल पूछेंगे आपसे तो आप नया मुद्दा उठाओगे। तो ये राजनीति हमें करनी नहीं आती, हमें काम करना आता आप है। भी तो इसलिए उसी से ध्यान एलजी भटका रहे हैं, उस पानी, ठहरे हुए पानी, उस कूड़ों के अंबार से ध्यान भटकाने के लिए कि लो जी 2,100 रुपए ले लो, आपको वजीफा दे नहीं देंगे, नहीं, वो बात नहीं है छात्रवृत्ति दे देंगे। संदीप जी। आपको आपके आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जब ये मैटर सुबह सुबह एलजी साहब ने उजागर किया कि दिल्ली के कहीं एक कोने में नाली का पानी भरा हुआ है, पहले तो मैं बता दूं कि भाजपा के ऐसे कितने राज्यों में ऐसी कितनी जगह हैं उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ये मुद्दा बाहर आया, हमारी मुख्यमंत्री जी आतिशी जी खुद स्वयं घंटों के अंदर वहां पे पहुंची, वहां पे जायजा किया और सारी जो भी चीजें हमें करनी वो हम करेंगे। देखिए, हम नहीं कहते कि हम फीडबैक नहीं लेंगे। एलजी साहब दे, भाजपा के सबसे कट्टर भक्त हमें फीडबैक दे, हम लोगों के सुख के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन अगर आप आज हमें बोल रहे हैं कि आप नई नई योजनाएं क्यों घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हम चाहते हैं आपकी कि देश पहचान का में आम आदमी एक और पार्टी बात जुड़ती सशक्त हो। है। एक सेकंड जैस्मिन, आपको पता है कि हमारी रिसर्च टीम बहुत मुकम्मल काम करती है, तो दिल्ली बजट का हमने थोड़ा सा उसमें अंदर कूदे, वी डोव डीप, मतलब वी मेड अ डीप डाइव। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बजट में प्रावधान 1,131 करोड़, ये क्योंकि ये पानी और कूड़ा इन सब से जुड़ा हुआ है। खर्च आपने किए सिर्फ 380 करोड़, 66% खर्च ही नहीं कर पाए। पेयजल और स्वच्छता विभाग, आपके मंत्री वो कैलाश गहलोत तो इसलिए इस्तीफे की एक वजह बताई कि पीने लायक पानी, वो गंदगी बढ़ती चली गई यमुना की, उसके लिए 3,557 करोड़ का प्रावधान था। खर्च हुए सिर्फ 1,747 करोड़, 51% पैसा ही नहीं इस्तेमाल हुआ। तो मतलब कहने और कथनी और करनी में समन्वय वो भी हो पाएगा क्या, और वही असल चीज होती है क्या? संदीप जी, ये आंकड़े मेरे ख्याल से आपके पास नवंबर तक के आंकड़े होंगे, है ना। पूरा साल फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। कई बार ये जो होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स होती हैं या टेंडर्स होते हैं, उसमें बिल्स टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है, और ये अमूमन ये देखा गया है। तो इन चीजों पे मैं ज्यादा नहीं अभी गौर करूंगा। पिछले कई सालों से, मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के अंदर सरकार ने 10,000 किलोमीटर की पाइपलाइन दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में बिछाई है। संदीप जी, अब तक किसी भी सरकार ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। 4,500 करोड़ की सीवर लाइंस
4,500 किलोमीटर की सीवर लाइंस हमने अनऑथराइज कॉलोनी में लगाई है। फ्लाईओवर्स बने हैं, इतने सारे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर था, 450 किलोमीटर। तो इन सारी तमाम फैसिलिटीज पे खर्चा किया है सरकार ने। हम नहीं कहते हैं कि परफेक्ट है, कहीं पे भी दिल्ली पे जाइए आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। नहीं, इसमें हाँ, जो जहां असल जहां बात कमी यह है, मिलेगी हम वहां पे ठीक 66% अभी करेंगे। तक पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, 3 महीने रह गए। आपकी बात सही है, नवंबर तक के आंकड़े हैं, तो अभी 3 महीने ही बचे हैं। रमन मलिक, एडवांटेज सत्ताधारी दल को होती है जब वो योजनाओं की घोषणा करते हैं, उस एडवांटेज का फायदा उठाते दिख रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? घोषणा पर घोषणा, और ये अब 2100 रुपए महिला आबादी जो है, आधी आबादी, उसे आकर्षित करने का ये अटूट नुस्खा हो गया है क्या? नहीं, देखिए संदीप जी, एक होते हैं वादे करने वाले, एक होते हैं अलग अलग भ्रम फैलाने वाले, और एक होती है मोदी की गारंटी। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आज वो ऐसा दिन है कि जिस चीज़ के लिए इनका भी और कांग्रेस का एक बहुत लंबा आडंबर चल रहा था, किसान आंदोलन। कुछ किसान असली हैं, बाकी इनके सब नकली वाले घुसे हुए हैं। तो आज मैं आपको बता सकता हूं कि हरियाणा ने अधिसूचना जारी कर दी 24 फसलों की एमएसपी की गारंटी, कि एमएसपी के ऊपर उसकी एमएसपी सरकार सुनिश्चित करेगी। ये वादा करा था, ये दे दिया, ये कर दिया वादा थ्रू। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, क्या पेंशन वादा का कर दिया? जहां तक मतलब बात आती है, कानून, ना 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 ना, रुकिए, वादा किया, क्या वादा किया था? कानूनी गारंटी है, एमएसपी से नीचे कोई हमने अगर ये वादा खरीदते करा मिला था तो कि वो जेल हरियाणा में के जाएगा। अंदर, हाँ, हरियाणा के अंदर, नहीं नहीं, हमने ये वादा करा था कि एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएगी फसलें 24 की 24। यहाँ पे जो हरियाणा सरकार प्रोक्योर करती है या सरकारी कितना प्रोक्योर करती है, असल बात तो ये है ना, करी जाएगी सारी की सारी। अरे ये तो 24 की पुरानी 24। बात है, ये तो 66 से चला आ रहा है, इसमें नया क्या कर दिया? संदीप कितनी जी, खरीदोगे? संदीप जी, सुनिए 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 हाँ। सुनिए 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 सुनिए, आप, हमने जो करा ना उतना दूसरों से करवा लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे, चाहे वो आप हों या चाहे कोई और होना, पहले इस लेवल तक ही ले आइए, वो भी गनीमत हाँ, होगी। वो जो दुगनी खैर, की थी आपने, अब मैं नहीं हम नहीं बात नहीं, करते अभी हैं, ये किसानों जो की आज बात हो बात ही हो रही है रमन मलिक। तो वो 2016 में वादा किया गया था किसानों की आय दोगुनी होगी, और उसकी सीमा थी 31 दिसंबर 2022। बिल्कुल करा था। 2024 की बात है। आपका सरकार बिल्कुल का करा था। आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है, 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाई कर रहा है। 10,218 रुपए है, 21,000 होनी थी, 10,218 रुपए है किसान की आमदनी, हो गई दुगनी। नहीं, उसमें बहुत सारे, एक ये पूरा कोरोना का विषय जो आया, उसके अलावा हुआ चीज़ों, बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है। उसकी मैं अभी जो बात है उसके ऊपर पूरा विशुद्ध टॉपिक है, वो कर सकते हैं बात जब भी आप चाहें। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है, मैं आपको अभी चाहें तो मैं एक लिस्ट भेज देता हूँ, ऐसे 49 वायदे जो अरविंद केजरीवाल ने 2014 के आसपास करे थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए। आपको एक बहुत प्रसिद्ध क्लिप मिल जाएगी पूरे यूट्यूब पे, जब चाहे ले लें, कि जी मैं दिल्ली यमुना में नहा के दिखाऊंगा। वो 2014 से लेकर 2024 तक तो नहाने लायक यमुना हुई नहीं। 2 या करोड़ पानी की रोजगार बात मिल गए आती है तो हर 700 साल। के ऊपर पानी मैं नहीं देशवासियों करूंगा, ये को नहीं 2 करोड़ रोजगार मिल गए रमन, हाँ जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, मिल गए? नहीं बिल्कुल। आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, आप दूसरे डेटा देखेंगे, उस डेटा को देखोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी है। अच्छा, उसमें 2 करोड़ का फिगर नहीं होगा तो 1.5 का होगा, लेकिन अच्छा, है 1.5 का है। एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी है, मुद्रा ईपीएफओ लोन का बड़े हैं, वो आंकड़ा सारी सार्वजनिक चीजें कर होती हैं। दे सरकार, सरकारी, एक प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस कर सरकारी दे। नौकरी, मात्र सरकारी नौकरी, मात्र, संदीप जी, मात्र सरकारी नौकरी आप हमेशा एक मानक नहीं बना सकते कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है, बाकी नौकरियां नहीं है, फिर तो आप भी बेरोजगार हैं। अच्छा, मैं भी बेरोजगार, हूं। आप भी बेरोजगार। अच्छा, कैसे? और जहां तक बात है कुछ, भाई अगर सरकारी नौकरी नौकरी है तो फिर तो आप बेरोजगार हो गए ना, आप तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको तो सरकार ने नौकरी नहीं दी। आपको वैसे रोजगार आप का, नशे में होते तो बात अलग होती। रोज किसके पास रोजगार है उसका पैमाना आपको पता है ना रमन मलिक?
मैं बता दूं भाई, जिसके पास दर्शकों को। रोजगार है उसका नहीं, नहीं, पैमाना नहीं, ऐसा आपको नहीं भी है। पता है, मेरे को भी नहीं, पता नहीं, है। आपको नहीं पता, खैर छोड़िए, मैं दर्शकों को बता देता हूं। एक हफ्ते में 1 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको माना जाता है कि रोजगार है आपके पास। सर, अगर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आपने तो वो मानक बनाया हुआ है कि जी अगर सरकारी नौकरी है तभी आपके पास रोजगार है। ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है। ईपीएफओ के 94 डेटा लोग हाँ। मुद्रा लोन में लोग जा रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको जा रहे हो, किसानी में जा रहे हो। आप अनऑर्गेनाइज सारे सेक्टर के डेटा आंकड़े इकट्ठे हैं करो तो आपको देश पता लग की जाएगा। और बाकी कुछ रमन लोग, रमन भाई, देश की आप ईपीएफओ जो कह रहे हैं ना, सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए प्लीज, आंकड़े हैं। प्लीज देखिए, सुन कुछ लीजिए। लोग फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा लेकर जीते अरे हैं। फोर्ड फाउंडेशन वो पे उनके कूदने लगे, UAE छोड़िए ना। के फोर्ड जो, ईपीएफओ पर रहते organization है, हैं, cover organization सरकार के है, आंकड़े उसकी पर रहते नौकरी हैं। करते हैं। 94% देश की अर्थव्यवस्था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका ईपीएफओ से कोई लेना देना नहीं। 94%। उसके आंकड़े वही तो आपको कब जारी बोल रहा हूं। होंगे? मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ। आप आज के दिन में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। सबके पास काम कुछ ना कुछ है। अच्छा, वही हमको ये आंकड़े थोड़ी है जारी कि नहीं हम हो रहे ना। हम दिल्ली में शीश महल बना के बेकार काम में हो बैठे रहा हुए है, हैं। काम है सबके पास। तो 81 हम करोड़ बिना 35 पोर्टफोलियो लाख के चीफ लोगों मिनिस्टर तो को, नहीं है। 81 करोड़ सर, 35 आप और लाख मैं ये लोगों लग्जरी को अफोर्ड नहीं 5 कर किलो सकते कि अनाज हम बिना देने की चीज- नौबत क्यों है? अगर सर, वो रोजगार कर रहे हैं, उनके पास पैसे भाई हैं, साहब, तो भाई 5 साहब, किलो अनाज सुनिए, क्यों दिया सुनिए, जा रहा है सुनिए, मुफ्त? सुनिए, अगर आप और मैं संदीप भाई, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री बन के करोड़ों के रुपए के मकान में रहे जिसमें लाखों रुपए के कमबोर्ड लगे हो। ऐसी लग्जरी आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ये लेकिन 1000 लग्जरी रुपए देने आपके के लिए पास हम भी नहीं है, सोचेंगे। मेरे पास भी और नहीं अभी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हरिशंकर गुप्ता, उसमें एक बात यह भी है कि अब सिर्फ टैक्स देने वाले लोग ही बचे हैं जिनको रेवड़ियां नहीं बांटी जा रही। तो हमारे टैक्स की बिना पर ही ये सारी रेवड़ियां भी बांटी जा रही हैं। पर रेवड़ी ही तरीका बन गया है, जरिया बन गया है चुनाव जीतने का। अब क्या ये भी तय माना जाए? संदीप भाई, ये आज का फैशन जरूर बन गया है, लेकिन कांग्रेस के शासन में कभी ऐसा नहीं होता था। और तब भी वाहवाही होती थी, बड़ाई की जाती थी और शाबाशी दी जाती थी। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा, विश्व स्तर की दिल्ली बनी। शीला दीक्षित ने 24 घंटा काम करके 365 दिन दिल्ली में उपस्थिति दर्ज करा के दिल्ली को बनाया भी, संवारा भी दिल्ली को। और आज दिल्ली की हालत क्या है? बदसूरत, बर्बाद। सबसे बड़ा वायदा केजरीवाल को यह करना चाहिए कि साल के कितने दिन दिल्ली में रहेंगे वो। 365 दिन साल के होते हैं, 25 दिन दिल्ली में नहीं रहते हैं पूरे साल के। कहां रहते हैं? क्योंकि उनकी आकांक्षाएं जो हैं, उनकी आकांक्षाएं तो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं। राहुल गांधी भी देश को भारत में ही बर्बाद रहे हैं, करते ये भी उम्मीद की जा सकती है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं अच्छा। संदीप भाई, मैं थोड़ा दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रीय फलक पर ले जा रहा था अरविंद डिबेट को। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की आपके जिम्मेदारी, सबसे बड़े नेता हैं, उनको दिल्ली में ही रहना चाहिए ना, राहुल मुख्यमंत्री गांधी की को। जिम्मेदारी बड़ी अलग से होती। नहीं, राहुल गांधी अगर दिल्ली में रहेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा? लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं है राहुल गांधी किसी प्रदेश के। अच्छा, केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से क्या होती है कि दिल्ली में उपस्थित रहकर दिल्ली की समस्याओं का समाधान करें। शमशेर अंसारी हैं, हरिशंकर भाई हमारे दर्शक हैं, शमशेर अंसारी, ये पिछला सवाल लीजिए पीसीआर, और ये कह रहे हैं, ये पूछ भी रहे हैं, दिल्ली का दिल किसी के लिए भी धड़के, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों का दिल टैक्स की बर्बादी के लिए जरूर धड़क रहा है। ये टैक्स की बर्बादी है या दरअसल, देखिए महाराष्ट्र में देखा हमने, झारखंड में देखा, आप महिलाओं को पैसे देंगे। ये सत्ताधारी दल अगर वो भरोसा जीतना चाहता है तो इन चीजों से वोट मिलते हैं। ये एक आपको खतरा है। आप क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ओपोनेंट हैं, यहां पर सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहने का एक जरिया अब रेवड़ी हो गया है क्या? मेरा मूल सवाल अभी ये है।
नहीं संदीप भाई, सवाल सत्ता में रहने का नहीं है। आपने जो रेवड़ी का बात की, उसके जवाब में मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं था कभी, कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं था। 15 साल दिल्ली क्यों में नहीं कांग्रेस था? का शासन चलाया। 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी बताइए, की किसानों की, आप आपने इसका समर्थन करेंगे? किसानों की दिल्ली कर्ज में माफी की कांग्रेस थी का शासन चलाया था कि नहीं था? 2009 के चुनाव से पहले, उसका फायदा हुआ आपको? ये खेल तो आप भी करते आए हैं। नहीं, जो जरूरी था, जो बहुत जरूरी था। अच्छा, किसान- अब ये जरूरी क्या है, जो जरूरी था, मजबूरी वो क्या काम है, किया। ये कौन तय किसानों की करेगा? कर्ज माफी रेवड़ी तो नहीं की जा सकती। अच्छा, कर्ज माफी रेवड़ी नहीं है। वो आरबीआई तो किसानों की- कह रहा है संदीप भाई, बाकायदा कि किसानों की अगर आप कर्ज कर्ज माफी माफी रेवड़ी कर नहीं रहे की हैं जा- तो वो रेवड़ी है। अगर किसान आत्महत्या कर रहा है अपनी समस्याओं के कारण से, अपनी कमजोरियों के कारण से, उसको बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए अगर उसकी कर्ज माफी हो रही है, तो मैं रेवड़ी नहीं मानता इस चीज को। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए दुनिया के। लेकिन ये जो रेवड़ी, आप रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल कर रहा है, रेवड़ी की बात कर रहा है, रेवड़ी की बात, कांग्रेस शासन में इस बात को मंजूरी नहीं थी। शीला दीक्षित जी ने कभी रेवड़ी बांटने की बात नहीं की। उन्होंने मेहनत किया, दिल्ली को सुधारा और दिल्ली की पहचान बनाई। आज केजरीवाल ने दिल्ली की क्या पहचान बना दी है, आप बताइए मेरे को। कांग्रेस के शासन की पहचान तो आज कंपेटिटिव विरोधी पॉलिटिक्स क्यों भी ना हो रही है वो भी कि याद मैं करता ज्यादा फ्री में दे सकता केजरीवाल ने हूं दिल्ली कि की दूसरा पहचान ज्यादा फ्री में देगा, और इसमें भरोसे की बात भी आ जाती है संजय, क्योंकि आप ट्रैकर्स करते रहते हैं, लोगों की नब्ज लगातार टटोलते रहते हैं। ये वादे और ये जो इरादे हैं, फ्रीबीज जो हैं, मुफ्त की योजनाएं, कितना बड़ा फैक्टर होती हैं ये चुनावी हार जीत तय करने में? और दिल्ली में आप इनका कितना असर देख रहे हैं, होता देख रहे हैं? देखिए संदीप, 2-3 साल पहले इस पर हम बहुत चर्चाएं करती थी कि इस तरह के स्कीम्स का कितना फायदा होता है। लेकिन अगर आप पिछले साल के चुनाव और उसके पिछले साल के भी चुनावों को देखें तो बहुत स्पष्ट होने लगा है। मुझे लग रहा है कि पर्दा बिल्कुल हटने लगा और बहुत तस्वीर साफ उभर के आ रही है कि योजनाओं का फायदा रूलिंग पार्टी को मिलता है। मैं सिर्फ पिछले साल हुए चुनाव की बात कर रहा हूं, चुनाव के रिजल्ट के मद्देनजर, लेकिन हमने कई चुनाव के आंकड़ों को भी एक तरह से खंगाल कर देखने की कोशिश की और हमने देखा कि अगर कोई सरकार, मान लीजिए कोई सरकार 7-8 स्कीम लेके आती है, तो जो बेनिफिशियरीज होते हैं स्कीम के, उनका वोट हमेशा रूलिंग पार्टी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये होता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था कि कोई पार्टी स्कीम लेके आती थी रूलिंग पार्टी और वो चुनाव जीतने में सक्षम हो जाती थी? शायद स्कीम का रीच कम होता था और लोगों को या पार्टियों को भी इतना भरोसा नहीं होता था कि इसके सहारे चुनाव जीता जा सकता है। अब पार्टियां दमखम कर एक तरह से स्कीम्स ला रही हैं और पूरा जोर लगा रही हैं कि जब स्कीम लाओ तो ये सुनिश्चित करो कि ये जनता तक जाए। नहीं, इसमें जनता थोड़ा को और फायदा पॉइंटेड हो जाते हैं और इसका अपनी संदेश डिस्कशन भी जाए। में। संजय, महिलाओं की अगर बात करें, देखिए महिलाओं में आज भी हम आधी आबादी, उनके सशक्तिकरण, उनके बराबर का हक, सबकी बात करें, पर दरअसल हकीकत यह है कि वो अभी भी ज़्यादातर महिलाएं घर तक ही सीमित हैं। उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता, जो परिवार के पुरुष ने उनको दे दिया उसी पर गुजर बसर करनी होती है। तो दरअसल नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, सरकारों ने अब ये जरिया निकाला कि महिला के हाथ में पैसे रख दो। महिला को लगता है अब ये मेरा पैसा है और मेरी कोई जवाबदेही नहीं, अपने पति से बेटे को जवाब नहीं देना या ससुर को या सास को, किसी को जवाब नहीं देना है, ये मेरा धन है, और फिर उसकी वोट पक्की हो जाती है। ऐसा कुछ आपके पास इंपेरिकल एविडेंस भी है क्या? जैसे जिस बात का मैं यही कह रहा हूं, जिस बात का जिक्र मैं कह रहा था, पहले जब स्कीम्स आते थे तो वो बहुत जनरल स्कीम्स आते थे, लेकिन अब जो स्कीम्स हैं धीरे धीरे टारगेटेड स्कीम आने लगे। और वो टारगेटेड स्कीम पहले युवाओं के लिए, किसानों के लिए आता था, अब आप देखिए सारी सरकारें टारगेटेड स्कीम महिलाओं को लेके आ रही हैं। हम 2000 इसका पिछला जो पंजाब का चुनाव था उसे भूल जाते हैं। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने वहां वादा किया था 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, और उन्होंने कहा था 1,000 रुपया स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए लड़की को या घरोली महिलाओं को मिलेगा तो उन्हें जो इंडिपेंडेंस का आभास होगा, पैसों से ज्यादा तो जो उन्हें इंडिपेंडेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं,
और उसका फर्क पड़ा। हमें पता है पंजाब में कितनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की। तो ये अब एकदम बिल्कुल एक जरिया हो गया है और महिलाओं का वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ और दिखाई पड़ता है। इसमें क्या सेवा है क्या मेवा है, आरबीआई कोई परिभाषा देता रहे, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से कि हम सही कर रहे हैं, दूसरा गलत कर रहा है, हम देश हित में या राज्य हित में जन कल्याण में ये कदम उठा रहे हैं, दूसरा कर्ज से बर्बाद अर्थव्यवस्था कर रहा है। पर दरअसल टारगेट ऑडियंस तो वोटर है और वोटिंग में, चुनावों में अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या हम इस बात को अंडरलाइन कर सकते हैं संजय? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए टारगेटेड स्कीम्स, और अगर आप पिछले पूरे एक दशक के चुनाव को देखें तो महिलाओं के चुनाव में बढ़ती भागीदारी, तो जो कहते हैं कि दोनों फैक्टर रूलिंग पार्टी के पक्ष में जा रहा है। रूलिंग पार्टी महिलाओं के लिए टारगेटेड स्कीम्स लेके आ रही हैं और महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। इसका फायदा रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव दर चुनाव के नतीजे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए स्कीम्स लाने वाली पार्टियों को उसका चुनावी फायदा मिल। और हम अगर पिछले 2 चुनावों में जाएं, दिबांग और आप थे लगातार, हम विश्लेषण कर रहे थे महाराष्ट्र और झारखंड, दरअसल जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित। महाविकास अघाड़ी और महायुति को लेकर ये था भाई कांटे की टक्कर है, टू क्लोज टू कॉल है ये चुनाव। और उसमें एक बड़ा फैक्टर था कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी जीतने में कामयाब हुई थी और 18 सीटों पर सीमित रह गई थी महायुति, तो लगा कि दिक्कत में है। लेकिन लाड़की बहन योजना जो चुनाव के बाद सही में गाजे बाजे के साथ लॉन्च हुई और उसमें भी टारगेटेड जो बेनिफिशियरी को वक्त वो प्लानिंग भी की, उसके खाते में खटाखट गिरे पैसे ठीक चुनाव से पहले, तो नतीजा ऐसा आया जो कल्पना नहीं की जा सकती। और झारखंड में लग रहा था हेमंत सोरेन दिक्कत में है, चुनाव हारने वाले हैं, और वहां 56 सीटें जीत गए 81 में से। वहां मैया सम्मान योजना थी। ये दरअसल इन 2 नतीजों ने आने वाली राजनीति की थोड़ी दशा और दिशा भी तय कर दी है क्या बिल्कुल राजनीतिक दलों के लिए? इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल दशा दिशा तय है, एक फॉर्मूला बना दिया है जीत का कि आप इस तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव दर चुनाव ये हो रहा है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे और बाकी जो आपके एक्सपर्ट अभी तक आए हैं, अब एक बोलना भी बाकी है, उनसे मैं अलग खड़ा होना चाहता हूँ। आप चाहें तो मैं कह सकते हैं कि मैं तिरछे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। आप देखिए, हालत बहुत खराब है। 81 करोड़ लोगों का आपने उल्लेख किया कि आप फ्री में राशन देते हैं। 70% हमारे देश की आबादी पौष्टिक आहार नहीं ले पाती है। ठीक है। 35% बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं वो कुपोषित हैं, यानी उनके उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं है, हाइट जितनी होनी चाहिए उतना उनका वजन नहीं है। ये तो हालत है। 16 करोड़ लोगों को साफ पानी इस देश में नहीं मिलता है। दुनिया के 10 कुपोषित लोगों में 3 भारतीय हैं। शिक्षा की हालत देखिए, नीति आयोग क्या कहता है कि 45% बच्चे, सरकारी रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, 45% बच्चे 5वीं में पहुंच जाते हैं, लेकिन न वो ठीक से पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं, न गुणा भाग जोड़ घटा कर पाते हैं। ये आपकी हालत है शिक्षा की। किसानों के बारे में आपने उल्लेख किया कि 10,218 रुपए, ये अर्जुन मुंडा ने हाउस में कहा इसी साल फरवरी में। कितना उधार है एक किसान का? 74,121 रुपए। नहीं, वो भी 74,000 से भी आंकड़ा बढ़ गया है। ये पिछले साल 91,000 हो जी, गया। ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। हाँ। आप हालत देखिए, बहुत खराब है। ये जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसके, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। और ये रेवड़ी कहां से है? ये बुनियादी जरूरत है कि आप उसको खाना दें, पानी दें, शिक्षा दें, घर दें। ये बुनियादी जरूरत को आप, रेवड़ी तो कहां से आती है भाई? रेवड़ी आती है जब आप पूरा खाना खा लेते हैं, जीव लेते हैं। भाई अब क्या हो जाए, रेवड़ी हो जाए। बहुत सारे दर्शक हैं, अरुण यादव हैं जालौन के, उनका सवाल डालिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पैसे देने में, वो रेवड़ी इसलिए कह रहे हैं, इस पैसे देने से कोई सशक्तिकरण नहीं होता महिला का, उसको रोजगार दो, उसको काम धंधा दो, कुछ जेब में पैसे डालने से क्या होगा? ये भी लोगों का सवाल आ रहे हैं। 77 साल से आपने रोजगार दिया? नहीं दिया। 77 साल से आपने फिर अच्छी शिक्षा दी? नहीं दी। पानी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं दिया, घर नहीं दिया।
अब कम से कम 2 पैसे उनके पास मिलते हैं तो महिला अपने तन के लिए एक साड़ी खरीदती है। क्या आप देखिए ना किस तरह से महिला इस्तेमाल कर रही है उस पैसे का। साड़ी खरीद लेती है, बच्चे के लिए जो ठंड में ठिठुरता है उसके लिए एक स्वेटर खरीद लेती है, एक जूता खरीद लेती है। आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको रेवड़ी नहीं बोल सकते हैं। ये एक बुनियादी जरूरत है, यहां बहुत पर बेसिक आरबीआई जरूरत भी है। बहुत ही सिलेक्टिव हो जाता है। वो भी राजनीतिक भोंपों की तरह व्याख्या परिभाषा करता दिख रहा है क्या कि क्या रेवड़ी और क्या नहीं है। आरबीआई पूछे, अगर आरबीआई के गवर्नर में इतनी हिम्मत है तो पूछे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था इस बारे में। क्यों नहीं बना वो कमीशन? 2 साल प्रधानमंत्री से क्यों इसको 16 बेच- जुलाई प्रधानमंत्री- 2023 से शुरू किया था प्रधानमंत्री ने। हाँ जी, प्रधानमंत्री क्यों इसको वेस्टेज बताते हैं और क्यों उनकी पार्टी ये बांटती है? फिर क्यों देती है? फिर क्यों देती है? हाँ, अगर ये, और दूसरा ये रेवड़ी नहीं है, जरूरत की चीज है। आप एक तरफ कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, इससे वेस्टेज होता है, पैसा का राजस्व का नुकसान होता है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती है। महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, आप देते हैं ये पैसा, लगातार उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपके पास जगह कहां है? अब मैं यहां पर एक राष्ट्रीय आंकड़ा दलों और के बता पास। दूं, और बीजेपी शासित राज्यों के भी आंकड़े हैं और इसमें विपक्ष शासित राज्य भी। महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे, 7,23,000 करोड़ का कर्ज है। 7,23,000। उत्तराखंड में 79,466 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश पर 7,69,000 करोड़ का कर्ज है। पंजाब छोटा राज्य है पर 3,51,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पश्चिम बंगाल पर 6,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और अगर हम उनके सकल घरेलू उत्पाद का हिसाब लगाएं तो पंजाब और हिमाचल की तो आधी आधी अर्थ, जितना उनका सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 47% और 44% तो कर्ज में है। बिल्कुल कर्ज में है, बिल्कुल हालत खराब है। उसके बावजूद आप लगातार दे रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अच्छा कर रहे हैं, आप दीजिए। उस गरीब को कुछ तो राहत मिल रही है। और यहां आप पर क्या मैं- करते हैं वरना? मतलब दरअसल आपने आप ये 77 कह रहे हैं, साल- अभी सरकार ने एक आंकड़ा दिया इसी शीतकालीन सत्र में कि 12,63,000 करोड़ रुपए एनपीए बट्टे खाते में डाल दिए गए पिछले कुछ सालों में। वो रेवड़ी नहीं है क्या? ये किसके बट्टे गए पैसे बट्टे खाते में? वो कौन है जिनके कौन है वो? और इतनी बड़ी रकम, ये रेवड़ी है। ये रेवड़ी से आगे बड़े बड़े उद्योगपति, देयर आर सिक इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री बट नो सिक इंडस्ट्रियलिस्ट। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े उद्योगपति कर्ज में डूबे पड़े हैं। ये पर चलाएंगे पोर्शे और रोल्स रॉयस और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, और हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लदा पड़ा है। आप जानते हैं मैं किसकी बात ये कर भी रहा हूं। रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी आम आदमी खाता है। ये पेस्ट्री है। हाँ, कान मार्केट में दुकान की खुली हुई है फ्रेंच पेस्ट्रीज की, हाँ। आप देखिए वहां पर। ये वो पेस्ट्री है, रेवड़ी नहीं है। ये भी रेवड़ी आम आदमी खा लेता है। देखिए आप ये जो कर्ज माफ दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं इन बातों में और वो सवाल भी ऐसे ही पूछते हैं। आम आदमी की आवाज दरअसल गूंजती नहीं दिखती है। ये एक बड़ी समस्या है नेशनल टीवी पर भी। हम आम आदमी के सरोकारों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। पिछला सवाल लीजिए ना, ये आपने अरुण यादव का सवाल ले लिया है। अभी एक सवाल जो फ्लैश किया था पीसीआर, वो सवाल दिखाइए। सरकारें आम आदमी की मजबूरियों का फायदा उठा रही हैं। पहले लोगों को दाने दाने के लिए मजबूर करो और फिर फ्री देकर एहसान करो। एहसान भी लाद रहे हैं जी, हम ही हैं आपके खैवनहार। देखिए, एक तरह से ये बात जो कही है पीयूष जी ने, मैं मानता हूं कि बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। जब ये लाभार्थियों की दुनिया बनाई गई, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बनाई गई, जनधन योजना बनाई गई, उसके बाद लाभार्थियों देखो हम तुम्हें ये दे रहे हैं, अरे अपनी जेब से दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके समर्थकों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तथाकथित विचारकों ने जो टीवी पे आते हैं, उन लोगों ने बार बार कहना ही शुरू किया कि हम फलाने चुनाव में 2.5 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं, हम फलाने चुनाव में 5 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, हम चुनाव कैसे हार सकते हैं, हमें इतने वोट मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अचानक ये पता लगा कि जितने लाभार्थियों के वोट मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे हैं, उन वोटों में थोड़ी बहुत कमी आ रही है। उसके बाद एक इस पूरी तरकीब को एक नई धार दी गई। वो धार ये है कि चुनाव के ठीक पहले नई स्कीम घोषित करना,
संजय जी ने जो कहा और दिमाग ने कहा, उसमें मैं एक नई बात जोड़ रहा हूं, अगर स्कीम नई नहीं होगी तब फिर उस पर नया वोट नहीं मिलेगा, पुरानी यहाँ पर स्कीम पर नया वोट नहीं उन्नाववासी मिलेगा। हैं, हमारे दर्शक पिछला सवाल लीजिए। उन्नाववासी ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये दिया जा रहा है, अगर राज्य सरकार का बजट बर्बाद नहीं हो रहा, तो जनता का पैसा जनता को देने में क्या बुराई वो तो है? दिमाग ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उससे सहमत हूं। दिल्ली सरकार अगर सरप्लस बजट दे रही थी, या इस बार पहली बार थोड़ा फिस्कल डेफिसिट का आकलन उन्हें एक एस्टिमेट दिया है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं मैं तो कह ही नहीं रहा हूं बुराई है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पूरे जो लाभार्थियों की दुनिया है उसमें एक नयापन ये आया है कि पुरानी स्कीम के आधार पर नया वोट नहीं मिलेगा। नया वोट लेने के लिए नई स्कीम घोषित करनी होगी, अगले चुनाव में फिर से नई स्कीम घोषित करनी होगी। इसको एक मुकम्मल रणनीति बीजेपी ने बनाया, लेकिन उसका काउंटर अरविंद भी कर रहे हैं। अरविंद और बीजेपी में दरअसल तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है क्या रेवड़ियों को लेकर? सभी के अपने अपने लाभार्थी हैं। अरविंद केजरीवाल ने नहीं, दिल्ली एक में- अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल एक हाँ, बना दिया हाँ, है दिल्ली ना, में जिसका फायदा देखिए, उन्हें पंजाब में भी मिला। नरेंद्र मोदी का वेलफेयर मॉडल अलग तरीके का है, अरविंद केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल अलग तरीके का है। उसके बाद तेलंगाना में भी उन्होंने, जो चंद्रशेखर राव है, उन्होंने भी अपना वेलफेयर मॉडल बनाया था, वो बाद में ढह गया, उसका शिराजा ढह गया, लेकिन उन्होंने भी अपना वेलफेयर मॉडल बनाया था। तमिलनाडु का वेलफेयर मॉडल बिल्कुल अलग तरह का मॉडल है। जयललिता बनाकर वो गई बन के थी, गई थी वो और वही चल रहा है आज अभी तक उसको तो हिला नहीं पाया सबके गया। अपने अपने वेलफेयर मॉडल हैं। और जैसा कि दिमाग ने कहा, मैं उसको और ज्यादा उसको स्पष्ट रूप से जोड़ देना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था ना रोजगार दे सकती है, अर्थव्यवस्था ना आपकी आमदनी बढ़ा सकती है, अर्थव्यवस्था किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकती, पर वो तो केवल इसमें डायरेक्ट जो- बेनिफिट ट्रांसफर की गारंटी दे नहीं, सकती है। रविराज जो हैं बनारस वासी हैं, वो कह रहे हैं नेताओं ने नया तरीका निकाल लिया है, काम करने के बजाय पैसा बांटकर वोट खरीदना शुरू कर दिया। देखिए, ये सीधे सीधे एक रिश्वत भी दी जा रही है क्या? आप नेताओं के दरवाजे पे ही ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन असली स्थिति यह है कि जो हमारी मौजूदा स्ट्रक्चरल कंडीशन है देश की, अर्थव्यवस्था की और राजनीति की, उसमें एंटी इनकम्बेंसी को मंद करने के लिए, लोगों की नाराजगी विस्फोटक ना हो जाए, उसको रोकने के लिए पर ये सब सारे करना बहुत शॉर्टकट जरूरी नहीं है है क्या? जी। असल जो बिल्कुल दिमाग ठीक कर रहे हैं, 77 साल में हमने कुछ नहीं किया, पर वो शुरू कब करेंगे कि आदमी आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो? जेब में सिर्फ पैसे कब तक डालते रहेंगे? आप बार बार असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे, संगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे। भारत सरकार तो असंगठित क्षेत्र के आंकड़े जमा ही नहीं करती है, हाँ, वो तो है ही नहीं आंकड़े ही नहीं है। 94% लोग रोजगार पाते हैं, उसका आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। वो तो 6% के हिसाब से दी जा रही है। आंकड़े जमा करके जीडीपी दिखाया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति है, ऐसी विकट स्थिति है, पूरा का पूरा कारपोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से, कारपोरेट पूंजी के हिसाब से सारा काम चल रहा है, तो आम जनता के लिए, जिसको आप चाहे रेवड़ी कह दें, चाहे आप सशक्तिकरण कहें, पर ये चाहे आप डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर कहें, यही नाम होगा। कोई भी दे दीजिए, इन वादे इरादों के चलते ही अब चुनावी नतीजे भी तय हो रहे हैं क्या?